मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। हितेंद्र जैन क्लासेस में आपका स्वागत है। बहुत लंबे समय अंतराल के बाद मैं आज अपनी वीडियो आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। लेसन नंबर 6 की हमने 2 वीडियो आपको पहले प्रस्तुत की है, जिसमें किरचॉफ का प्रथम नियम पहली वीडियो और किरचॉफ का द्वितीय नियम दूसरी वीडियो के रूप में प्राप्त आपको होता है। आज जो मेरी वीडियो है स्टूडेंट्स, वह प्रैक्टिकल टॉपिक्स को लेकर व्हीटस्टोन सेतु। सबसे पहले हम इस बात को जानेंगे कि व्हीटस्टोन सेतु, जिसको हम शॉर्ट में WSB कहते हैं, क्या है। इसका W व्हीट स्टोन ब्रिज, शॉर्ट में आप इसको WSB कह सकते हैं। स्टूडेंट्स, व्हीटस्टोन ब्रिज जो है, यह इंग्लैंड के वैज्ञानिक प्रोफेसर CF व्हीटस्टोन ने 4 प्रतिरोध, एक सेल, धारा मापी, एक कुंजी को लेकर एक ऐसा परिपथ तैयार किया जिसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जा सकता है। हम इस परिपथ को व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। मैं इसकी डेफिनेशन के रूप में आपको यहाँ लिख देता हूँ। इंग्लैंड वैज्ञानिक प्रोफेसर CF व्हीटस्टोन ने 4 प्रतिरोध, धारा मापी, कुंजी, सेल को लेकर एक परिपथ तैयार किया जिसकी सहायता से अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। व्हीटस्टोन ब्रिज कहलाता है। स्टूडेंट्स, आपसे मैं इस वीडियो के अंत में आपको कुछ इम्पोर्टेंट सवाल जो इस चैप्टर से संबंधित आ सकते हैं, उनके बारे में भी आपको क्वेश्चन लिखूंगा, और कोशिश करिए उन क्वेश्चनों को सॉल्व करके आप हमारे चैनल पर कमेंट्स के रूप में आप उनको डालिएगा। स्टूडेंट्स, यह इंग्लैंड के जो वैज्ञानिक है व्हीटस्टोन ने 4 प्रतिरोध, धारा मापी, कुंजी और सेल को लेकर एक परिपथ तैयार किया था जिसकी सहायता से अज्ञात तार का प्रतिरोध आसानी से ज्ञात किया जा सकता है, और इस परिपथ व्यवस्था को हम WSB व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसकी बनावट और क्रियाविधि का यहाँ अध्ययन करेंगे। बनावट व क्रियाविधि। सबसे पहले हम बनावट के बारे में आपको बताएंगे, फिर उसके पश्चात क्रियाविधि के बारे में हम पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, WSB अर्थात व्हीटस्टोन ब्रिज की परिपथ व्यवस्था मैंने यहाँ आपको अपने नोट्स में तैयार की है। स्टूडेंट्स, व्हीटस्टोन ब्रिज, जैसा कि मैंने आपको इस वैज्ञानिक का नाम बताया, प्रोफेसर CF व्हीटस्टोन ने 4 प्रतिरोध, हमने यहाँ पे 4 प्रतिरोध का नाम P, Q, R और S रखा है। इन 4 प्रतिरोध को चतुर्भुज की 4 भुजाओं में व्यवस्थित किया, जिनके साथ बिंदु A और C के मध्य हमने बैटरी कुंजी K1 को जोड़ दिया है। बिंदु B और D के मध्य गैल्वेनोमीटर, जिसको धारा मापी के नाम से भी जाना जाता है, तथा कुंजी K2 को हमने यहाँ पर जोड़ा है। ठीक है स्टूडेंट्स, हम इसकी परिपथ व्यवस्था में लिखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि परिपथ व्यवस्था में 2 प्रतिरोध P व Q को
श्रेणी क्रम में तथा R व S को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, जिन्हें परस्पर समांतर क्रम में जोड़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा आप इन चीजों को। परिपथ व्यवस्था में दो प्रतिरोध P और Q, ये आपके पास परस्पर श्रेणी क्रम में। इसी प्रकार प्रतिरोध R और S, ये भी श्रेणी क्रम में है। फिर अंत में हमने क्या किया, इन दोनों को, यह और यह, हमने इन दोनों को परस्पर समांतर क्रम में जोड़ दिया है। ये बात हमने यहाँ पर अपने नोट्स में नोट करी है, जिसको हम पॉइंट नंबर 1 के रूप में बोल सकते हैं। अब पॉइंट नंबर 2 के रूप में हमने क्या किया, पॉइंट नंबर 2 के रूप में हमने ये जो परिपथ व्यवस्था आपको तैयार हुई है, ये चतुर्भुजीय व्यवस्था है। तो हमने ये कहा, इस चतुर्भुजीय व्यवस्था में बिंदु A और C के मध्य, A व C के मध्य बैटरी, जिसको हमने E से दर्शाया है चित्र में, कुंजी K1 को जोड़ा गया है। स्टूडेंट्स, ये चीज आपके पास है, A और C के मध्य हमने बैटरी E और कुंजी K1 को जोड़ा है। पॉइंट नंबर 3 के रूप में हम यहाँ कहेंगे कि बिंदु B और D के मध्य हमने धारा मापी, जिसको गैल्वेनोमीटर कहा जाता है, को कुंजी K2 के साथ जोड़ा है। बिंदु B व D के मध्य धारा मापी कैपिटल G व कुंजी K2 को जोड़ा जाता है। स्टूडेंट्स, यहां हमारे पास ये 3 पॉइंट प्राप्त होते हैं। बिंदु B और D के मध्य हमने धारा मापी G और कुंजी K2 को हमने यहां पर जोड़ दिया है। पॉइंट नंबर 4 के रूप में स्टूडेंट्स हम यहां कहते हैं कि कुंजी K1 व K2 का उपयोग परिपथ में धारा प्रवाह के लिए किया जाता है। पॉइंट नंबर 5 के रूप में स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर 5 थोड़ा ध्यान देने वाली बात है स्टूडेंट्स, क्योंकि न्यूमेरिकली आपको काफ़ी इसकी जानकारी होनी चाहिए। स्टूडेंट्स, यहाँ P और Q भुजा को हम अनुपाती भुजा कहते हैं, AB और BC। भुजा AB व BC, जिसमें प्रतिरोध P व Q उपस्थित है। अनुपातिक भुजा। इसी प्रकार भुजा AD और DS, AD व DS, जिसमें प्रतिरोध R व S जोड़े गए हैं। अनुपातिक भुजा कहलाती है। स्टूडेंट्स, यहाँ आप एक चीज को और ध्यान देंगे
कि जैसा कि हमने आपको कहा है कि इसकी सहायता से अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ हमारे पास 4 भुजाएं हैं। इन 4 भुजाओं में से हम किसी एक भुजा में अज्ञात तार को जोड़ देते हैं। हमने यहाँ पे जो भुजा CD हमने ली है उसमें अज्ञात प्रतिरोध S को हमने जोड़ा है, जिसका मान हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। इस प्रकार से हम भुजा CD को अज्ञात प्रतिरोध भुजा अर्थात अज्ञात भुजा भी कह सकते हैं। यहाँ मैं आपको इस बात को भी नोट कर सकता हूँ कि भुजा CD को अज्ञात प्रतिरोध भुजा भी कहा जाता है। अब क्वेश्चन बनता है क्यों? क्योंकि आपने इस प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है आपको, और इस अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए आपने इसे व्हीट स्टोन ब्रिज की चौथी भुजा में जोड़ा। यदि आपने भुजा AD में जोड़ा होता तो ये अज्ञात भुजा कहलाती स्टूडेंट्स आपकी। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने भुजा A और C के मध्य सेल जोड़ा है, जिसे सेल भुजा, और B और D के मध्य धारामापी जोड़ा है, इसलिए इसे धारामापी भुजा कहते हैं। मैं नंबर 6 पॉइंट के रूप में यहाँ मेंशन करता हूँ आपको कि AC के मध्य सेल जोड़ा गया है, जिसे सेल भुजा तथा भुजा BD के मध्य धारामापी जोड़ा गया है, इसलिए इसे धारामापी भुजा कहते हैं। इस तरह से स्टूडेंट्स आपके पास ये WSB अर्थात व्हीट स्टोन ब्रिज की बनावट आपकी पूरी होती है। अब स्टूडेंट्स, हम इस व्हीट स्टोन ब्रिज का सिद्धांत और इसकी संतुलन अवस्था और किस तरह से आप अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हो, उसका मान हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे। स्टूडेंट्स, हमारे पास व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत में सबसे फर्स्ट हमारे पास है इसकी परिपथ व्यवस्था, जिसमें आपको विशेष तौर से धारा का विभाजन किरचॉफ के नियम के आधार पर किस तरह से किया जाएगा, इसको आपको समझना होगा। स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए। सर्वप्रथम मैंने कुंजी K1 को बंद किया। जैसे ही मैं कुंजी K1 को बंद करता हूं तो विद्युत स्रोत अर्थात बैटरी के द्वारा धारा का चालन होता है। बिंदु A पर जैसे ही ये धारा आती है, 2 भागों में बढ़ जाती है। धारा का एक भाग A से B की ओर मैंने माना यह धारा I1 है, तथा दूसरा भाग I2 जो कि धारा A से D की ओर प्रवाहित होती है। स्टूडेंट्स, जब कुंजी K2 खुली हुई है तो जैसा कि अभी हमने इस WSB की बनावट में कहा है कि A, B और B और C श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं, तो यह धारा I1 A से B और B से C की ओर प्रवाहित होती है। इसी प्रकार से धारा A से D और D से C की ओर प्रवाहित होती है धारा I2 के रूप में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम ये देखते हैं यहाँ पे इसकी लैंग्वेज के रूप में कि जब कुंजी K1 को हमने बंद किया, मैं लैंग्वेज आपको लिखता हूँ यहाँ पे, कुंजी K1 को बंद करने पर धारा I प्रवाहित होती है, जो संधि बिंदु A पर 2 भाग I1 व I2 में विभक्त हो जाती है। धारा I1 AB व
BC शाखा में तथा धारा I2 AD व DC शाखा में प्रवाहित होती है। स्टूडेंट्स, ये तो हमने बात करी इस परिपथ व्यवस्था के बारे में। अब हम कुछ डिस्कशन करते हैं इसी पॉइंट्स के रूप में। अब यदि हम जैसे ही कुंजी K2 में डॉट लगाते हैं अर्थात कुंजी K2 को बंद कर देते हैं तो इस अवस्था में हमें धारामापी में विक्षेप प्राप्त होता है। अब धारामापी में विक्षेप किस अवस्था में कैसे बनता है उसके बारे में हम यह कहते हैं कि ये डिपेंड करता है बिंदु B और D पर उत्पन्न विभव पर। स्टूडेंट्स, यदि हम ये कहें कि बिंदु B पर विभव का मान बिंदु D पर विभव से ज़्यादा है तो धारा बिंदु B से D की ओर प्रवाहित होगी। B से D की ओर, मैं यहाँ पर इसको मेंशन करता हूँ। हमने ये कहा जब कुंजी K2 को बंद किया जाता है तो धारामापी में विक्षेप प्राप्त होता है। अब यहां 3 संभावना आपके पास बनती है। नंबर 1 के रूप में हमने कहा यदि VB ग्रेटर है VD से अर्थात बिंदु B पर D विभव का मान बिंदु D पर विभव से अधिक है तो धारा B से D की ओर प्रवाहित होगी। नंबर 2 के रूप में मैंने कहा यदि VD ग्रेटर देन VB तो धारा D से B की ओर प्रवाहित होगी। ये तो हमने बात करी है स्टूडेंट्स 2 कंडीशन पे, जो कि ये बताता है कि धारामापी में विक्षेप की दिशा आपको किस तरह से प्राप्त होती है। अब स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर इसकी संतुलन की अवस्था को कैसे ज्ञात करना चाहेंगे, उसका मान ज्ञात करने के लिए, या यूँ कह दीजिए कि धारामापी में शून्य विक्षेप प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने ये देखा यहाँ पे कि ये जो घटना आपके पास बनती है ये इस अनुपातिक भुजा में लगाए गए प्रतिरोधों के मानों पर निर्भर करती है। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए हमने कहा यहाँ पे कि यदि आपके पास WSB अर्थात व्हीटस्टोन ब्रिज की भुजा में लगाए गए प्रतिरोध के मानों को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि धारामापी में विक्षेप शून्य हो जाए। धारामापी में विक्षेप शून्य हो जाए तो यह WSB की संतुलन की अवस्था कहलाती है। इस अवस्था में B व D पर विभव समान होगा। स्टूडेंट्स, अब हमने ये संतुलन की अवस्था को प्राप्त कर लिया है।
अब हम यहाँ किरचॉफ के नियम अप्लाई करते हैं। तो हमने कहा किरचॉफ के नियम से चित्र में हम सर्वप्रथम पहला लूप का चुनाव करेंगे। आप ध्यान दीजिएगा, लूप फर्स्ट के रूप में मेरे पास ये है और लूप सेकंड के रूप में मैंने इसको माना है। मैं लूप का नाम रखता हूँ ABDA। तो मेरे पास बनता है स्टूडेंट्स लूप 1, जिसको मैंने नाम दिया लूप 1। नाम मेरे पास है इसका ABDA में। चलिए हम इसमें किरचॉफ का नियम, द्वितीय नियम अप्लाई करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, धारा की दिशा यह है और हमने लूप का चुनाव भी इसी दिशा में किया है। प्रतिरोध P है जिसमें धारा I1 प्रवाहित होती है। तो हमने ये कहा PI1। हम आते हैं B से D की ओर। जैसा कि हमने कहा, यह एक संतुलन की अवस्था है जिसमें धारामापी में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। इस आधार पर हमने कहा इसमें धारा 0 है। D से A की ओर हमारी दिशा और धारा की दिशा परस्पर विपरीत है। इस प्रकार से हमने इसमें माइनस चिन्ह का उपयोग किया, माइनस के RI2 बराबर 0, या हम इसको लिख सकते हैं PI1 बराबर RI2, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसी प्रकार से हम लूप नंबर 2 का चुनाव करते हैं, जिसका नाम हमने रखा है लूप सेकंड, जो कि हमारे पास बनेगा नाम के अनुसार BCDB में। हमने कहा इसी में भी इसी प्रकार से धारा I1 चलती है इसमें। तो हमारे पास बनता है Q प्रतिरोध है, तो QI1 माइनस अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से माइनस का उपयोग किया गया है, माइनस के SI2 बराबर 0, जो कि हमारे पास बनता है QI1 बराबर SI2, समीकरण नंबर 2। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से स्टूडेंट्स हमने ये 2 समीकरण प्राप्त की है। अब हम इन समीकरणों की सहायता से हम अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करेंगे और इसका सिद्धांत क्या कहता है उसका मान हम ज्ञात करेंगे। हमने ये कहा यहाँ समीकरण 1 भाग समीकरण 2 से PI1 बटे QI1 बराबर RI2 बटे SI2। आपके पास I1 कट जाता है, I2 कट जाता है, आपके पास बनता है P बटे Q बराबर R बटे S। स्टूडेंट्स, यह आपके पास WSB की संतुलन की अवस्था कहलाती है। स्टूडेंट्स, यदि पेपर में आपसे 1 नंबर में पूछा जाता है कि WSB अर्थात व्हीटस्टोन ब्रिज की संतुलन की अवस्था लिखिए, तो आपको लिखना है P बटे Q इज इक्वल टू R अपॉन S। स्टूडेंट्स, कई बार थ्योरी में आपके पास इस तरह से भी प्रदर्शित किया जा सकता है कि P की जगह R1, Q की जगह R2 और R की जगह R3 और S की जगह R4, तो भी आपके पास यही फॉर्मूला इसी रूप में प्राप्त होगा, जिसके रूप में अपन कहेंगे R1 बटे R2 बराबर R3 बटे R4 के रूप में। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक संतुलन की अवस्था का एक आवश्यक प्रतिबंध है। मैं यहाँ इसको नोट करता हूँ। यह WSB की संतुलन की अवस्था का प्रतिबंध है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से आप संतुलन की अवस्था का आवश्यक प्रतिबंध ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रतिबंध से निष्कर्ष निकलता है कि अनुपातिक भुजा में लगाए गए प्रतिरोधों का अनुपात समान होता है। हम इस बात को नोट करेंगे। इस प्रतिबंध से निष्कर्ष निकलता है कि अनुपातिक भुजा में लगाए
गए प्रतिरोध का अनुपात समान या बराबर होता है। इस तरह से अज्ञात प्रतिरोध आपके पास स्टूडेंट्स बनेगा, जैसा कि हमने चित्र में दर्शाया था कि अज्ञात प्रतिरोध को हमने S के रूप में माना है, तो S बराबर आपके द्वारा लिखा जा सकता है Q/P × R के रूप में। ये हमारे पास अज्ञात प्रतिरोध का मान होगा। इस फॉर्मूले में P, Q और R का मान रखकर अज्ञात प्रतिरोध S का मान आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, यदि आपके द्वारा P को आप R1 मानते हैं, Q को आप R2 मानते हैं, S को आप R3 मानते हैं, R को आप R3 मानते हैं, S को आप R4 मानते हैं, जो कि आपके पास अज्ञात प्रतिरोध है, तो आपके द्वारा यह प्रतिबंध इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। R4 बराबर होगा R2/R1 और इंटू R3 के रूप में। ये स्टूडेंट्स, ये भी प्रतिबंध आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमने WSB के बारे में पढ़ा, जिसमें बनावट और सिद्धांत हमारे द्वारा पढ़ाया गया। मैंने आपको, जैसा कि वीडियो के प्रारंभ में कहा था, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को मैं लास्ट में आपको बताता हूं, जिसमें मेरा पहला सवाल है WSB का उपयोग लिखिए। जैसा कि हमने शुरुआत में कहा था, WSB का उपयोग हमारे पास अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए किया जाता है। नंबर 2 के रूप में WSB की संतुलन की अवस्था से क्या तात्पर्य है, जिसके आधार पर हम इसका आंसर लिखते हैं कि जब बिंदु B और D पर विभव समान हो जाता है तो धारामापी में विक्षेप 0 हो जाता है। ऐसी अवस्था में अनुपातिक भुजा में लगाए गए प्रतिरोधों का अनुपात समान होता है और यह WSB की संतुलन की अवस्था कहलाती है। तीसरा सवाल स्टूडेंट्स हमारे पास है, WSB की संतुलन बिंदु की सुग्राह्यता के लिए शर्त लिखिए। इसका आंसर मैं आपको लिख देता हूं, क्योंकि ये थोड़ा जो भी टॉपिक अभी हमने पढ़ा है उससे थोड़ा सा डिफरेंस के रूप में होता है, आवश्यक शर्त के रूप में, एक सावधानी के रूप में भी स्टूडेंट्स ये टॉपिक होता है। तो इसके लिए आप क्या करते हैं कि चारों भुजा में लगाए गए जो प्रतिरोध होते हैं उनकी कोटि समान होनी चाहिए। मैं आज का आंसर लिखता हूं, इसके लिए चारों भुजाओं में प्रयुक्त प्रतिरोध एक ही कोटि के होने चाहिए, एक ही कोटि के होने चाहिए। ये स्टूडेंट्स आपका 1 नंबर का सवाल बनता है। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि किरचॉफ के नियम का उपयोग करके आप व्हीटस्टोन ब्रिज अर्थात WSB के संतुलन के प्रतिबंध को किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसके लिए जैसा कि परिपथ व्यवस्था के रूप में हमने शुरुआत से हम पढ़ते हुए आए हैं कि यहाँ 4 प्रतिरोध आपके पास है, P, Q, R और S, जिसे P और Q परस्पर श्रेणी क्रम में, R और S परस्पर श्रेणी क्रम में, और ये आपस में समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। स्टूडेंट्स, आप सुविधा के लिए इसको R1, R2, R3 और R4 भी आप मान सकते हैं। बिंदु B और D के मध्य हमने गैल्वेनोमीटर या धारामापी कुंजी K2 को जोड़ा है। परिपथ में धारा प्रवाह के लिए A और C के मध्य बैटरी और कुंजी K1 को जोड़ा गया है। अब स्टूडेंट्स, हम इसमें धारा प्रवाह की स्थिति को देखते हैं। हमने जैसे ही कुंजी K1 को बंद किया तो धारा प्रवाह होती है। बिंदु A पर यह धारा 2 भागों में बढ़ जाती है। धारा I1 A से B की ओर और B से C की ओर जाती है। उसी प्रकार से धारा I2 A से D की ओर और D से C की ओर जाती है, लेकिन कब? जब कुंजी K2 खुली है। स्टूडेंट्स, यदि हम ये कहते हैं कि हम कुंजी K2 को बंद कर देते हैं, जैसे ही हम कुंजी K2 को बंद करते हैं तो अब धारा B से D की ओर या D से B की ओर जा सकती है। तो ऐसी परिस्थिति में ये डिपेंड करता है, यदि बिंदु B पर धारा का मान अर्थात वोल्टा का मान ज़्यादा है तो धारा B से D की ओर जाती है, और
यदि बिंदु डी पर विभव या वोल्टा का मान ज़्यादा है तो धारा डी से बी की ओर जाती है। हमने ये मान लिया कि इस शाखा में बहने वाली धारा का मान है IG, जो कि बी से डी की ओर जाती है। तो ये धारा I1 बिंदु बी पर पहुंचती है, धारा IG को निकाल देती है। तो किरचॉफ के नियम के आधार पर बी से सी में जो धारा प्रवाहित होगी उसका मान होगा I1 माइनस IG के रूप में। ठीक है। अब इसी प्रकार से ए से डी पर जो धारा आती है, ये धारा किरचॉफ के नियम के आधार पर इसका योग होगा। तो इस शाखा में बहने वाली धारा का मान बनेगा I2 प्लस IG के रूप में। ठीक है। अब जैसे ये दोनों धारा पुनः बिंदु सी पर मिलती है तो हमें पुनः धारा I का मान प्राप्त होता है। इस तरह से स्टूडेंट्स हम किरचॉफ के नियम का उपयोग करके इस परिपथ में बहने वाली धारा को प्रदर्शित कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हम किरचॉफ के द्वितीय नियम, जिसे हम वोल्टा का नियम कहते हैं, का उपयोग करते हुए संतुलन की अवस्था या संतुलन का प्रतिबंध ज्ञात करते हैं, जिसमें हमने दो लूप का चुनाव किया, लूप नंबर 1 और लूप नंबर 2। हमारे पास बनता है लूप फर्स्ट, जिसका नाम हमने बनाया है ए बी डी ए में। हम स्टूडेंट्स ए से बी से डी से ए की ओर चलते हैं। हम यहाँ देखते हैं ए से बी जाते हैं तो धारा और हमारी दिशा एक ही है, तो हमने लिखा इसको PI1। बी से डी की ओर जाते हैं तो गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध हम मान लेते हैं G है और इसमें बहने वाली धारा IG, दोनों समान दिशा में है, इसलिए हम लिखेंगे प्लस के G और IG के रूप में। हम पहुँचते हैं डी पर। अब हम जाते हैं डी से ए की ओर। यहाँ धारा बहती है I2, लेकिन दिशा परस्पर विपरीत है, इसलिए हम लिखेंगे माइनस के I2 और इंटू R बराबर 0, क्योंकि इस परिपथ में इस भाग में कोई विद्युत स्रोत उपस्थित नहीं है। हमने इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया। अब इसी प्रकार से लूप 2 में हम लूप 2 का चुनाव करते हैं, जिसका नाम हम बनाते हैं BCDB। BCDB में हमें मिलता है बी से सी, हमने लिखा Q, इसमें बहने वाली धारा है I1 माइनस IG। हम आते हैं सी से डी की ओर, अपोजिट डायरेक्शन है, इसलिए हमने लिखा SI2 प्लस IG। हम जाते हैं डी से बी की ओर, डायरेक्शन अपोजिट है, माइनस के GIG बराबर 0, क्योंकि इस परिपथ में भी कोई विद्युत स्रोत उपस्थित नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से हम इस इक्वेशन को थोड़ा सेपरेट करते हैं। हमने QI1 माइनस QIG माइनस SI2 माइनस SIG माइनस GIG बराबर 0, या हमने इसको सेपरेट के रूप में QI1 माइनस के, हमने SI2 को पहले लिख दिया और IG माइनस IG को हमने कॉमन लिया, यहाँ बचेगा Q, माइनस आपने बाहर ले लिया, इसलिए प्लस के S और प्लस के G बराबर 0। हमने इसको नंबर दे दिया समीकरण नंबर 3। अब जैसा कि स्टूडेंट्स हमने वीडियो में पढ़ा है, सेतु की संतुलन की अवस्था में, सेतु की संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में आपके पास बनता है IG बराबर 0। अतः हमने सर्वप्रथम समीकरण 1 में इस कंडीशन को अप्लाई किया, हमें प्राप्त होगा PI1, ये 0 जाएगा, माइनस के I2R बराबर 0, या PI1 बराबर I2 इंटू R, समीकरण नंबर 4। इसी प्रकार हमने समीकरण 3 में भी इस बात को लागू किया। इसी प्रकार समीकरण 3 से हमें प्राप्त होगा, IG को आपने 0 किया तो ये भाग पूरा 0 हो जाता है, QI1 माइनस SI2 बराबर 0, या QI1 बराबर SI2, समीकरण नंबर 5। हमने क्या किया, समीकरण 4 में 5 का भाग दिया, से हमें प्राप्त होगा PI1 बटे QI1
बराबर I2 इंटू आर बटे I2 इंटू एस। आपको मिलेगा I1 कैंसिल हो जाएगा, I2 कैंसिल हो जाएगा, P बटे Q बराबर R बटे S। ये हमारे पास संतुलन की अवस्था का आवश्यक प्रतिबंध है। हमने लिखा यह WSB की संतुलन की अवस्था का आवश्यक प्रतिबंध है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी मैं आपको वही बात दोबारा रिपीट करना चाहूँगा। यदि आपके द्वारा P को आप R1 लेते हो, Q को आप R2 लेते हैं, R को आप R3 के रूप में लेते हैं और S को आपने लिया R4 के रूप में, तो आप इस प्रतिबंध को निम्न प्रकार से भी लिख सकते हैं। R1 बटे R2 बराबर R3 बटे R4। यह भी आपके पास संतुलन की अवस्था का एक प्रतिबंध कहलाता है। स्टूडेंट्स, हमारी आज की इस वीडियो को आप पूरा अवश्य देखिए, क्योंकि हर लैंग्वेज में आपको कुछ न कुछ सवाल के बारे में ज़रूर बताया गया है। और कोशिश कीजिए कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सब्सक्राइब करना न भूलिए। थैंक यू। स्टूडेंट्स, हमने WSB के बारे में पढ़ा, जिसमें बनावट और सिद्धांत हमारे द्वारा पढ़ाया गया। मैंने आपको जैसा कि वीडियो के प्रारंभ में कहा था, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को मैं लास्ट में आपको बताता हूं, जिसमें मेरा पहला सवाल है WSB का उपयोग लिखिए। जैसा कि हमने शुरुआत में कहा था, WSB का उपयोग हमारे पास अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए किया जाता है। नंबर 2 के रूप में WSB की संतुलन की अवस्था से क्या तात्पर्य है, जिसके आधार पर हम इसका आंसर लिखते हैं कि जब बिंदु B और D पर विभव समान हो जाता है तो धारामापी में विक्षेप शून्य हो जाता है। ऐसी अवस्था में अनुपातिक भुजा में लगाए गए प्रतिरोधों का अनुपात समान होता है और यह WSB की संतुलन की अवस्था कहलाती है। तीसरा सवाल स्टूडेंट्स हमारे पास है, WSB की संतुलन बिंदु की सुग्राह्यता के लिए शर्त लिखिए। इसका आंसर मैं आपको लिख देता हूं, क्योंकि ये थोड़ा जो भी टॉपिक अभी हमने पढ़ा है उससे थोड़ा सा डिफरेंस के रूप में होता है, आवश्यक शर्त के रूप में, एक सावधानी के रूप में भी स्टूडेंट्स ये टॉपिक होता है। तो इसके लिए आप क्या करते हैं कि चारों भुजा में लगाए गए जो प्रतिरोध होते हैं उनकी कोटि समान होनी चाहिए। मैं आज का आंसर लिखता हूं, इसके लिए चारों भुजाओं में प्रयुक्त प्रतिरोध एक ही कोटि के होने चाहिए, एक ही कोटि के होने चाहिए। ये स्टूडेंट्स आपका 1 नंबर का सवाल बनता है।